हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिरका, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। दोस्तों, याद रखिए कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चूहे को मारने के लिए किस विष का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? ऑप्शन आपके सामने है 12, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 33। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। दोस्तों, आपकी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उससे 12-12 पसलियां दोनों साइड से आकर यानी कि टोटल 24 पसलियां आगे आकर एक स्टर्नल नामक हड्डी से जुड़ जाती है। यानी कि हमारे बॉडी में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 24 होती है। तो यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या फिर ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों, याद रखिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को देता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, याद रखिए कि जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कपास है, कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो याद रखिएगा गुजरात है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो केरल है वो किसके उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है तो याद रखिएगा केरल में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन बी दार्चिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, बिल्कुल सही है। दार्चिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े में भी वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी तमिलनाडु। दोस्तों, याद रखिए कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर ठंड के मौसम में यानी कि जाड़े में भी वर्षा होती है। और याद रखिएगा कि जो मेघालय है, मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों, जो आरबीसी होती हैं याद रखिए जैसे ये मांसपेशी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जहाँ पर केंद्रक होना होता है वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है उसकी उपस्थिति होती है, और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। तो याद रखिएगा कि लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों, याद रखिए कि भारत में लगभग 1 जून के आसपास केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है और लगभग 15 जुलाई के आसपास तक पूरे भारत में ये फैल जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। दोस्तों याद रखिए कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में है। और याद रखिएगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, वेदांतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 108 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 108। दोस्तों याद रखिए कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वेदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए कि वेदों की संख्या 4 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि वेदांगों की संख्या 6 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदांतों की संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पर ता और उससे ऊपर वाले में गा का यूज हुआ है, तो याद रखिएगा कि वेदांगों की संख्या 108 है। और याद रखिएगा कि जो उपनिषद होते हैं, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है, तो यही आपसे पूछा गया था, तो याद रखिएगा 108 है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों याद रखिए कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। याद रखिए कि जो यज्ञों का वर्णन यजुर्वेद में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संगीत का वर्णन किस वेद में है, तो याद रखिएगा सामवेद में है। और याद रखिएगा कि जादू टोना टोटका या फिर तंत्र मंत्र का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की जननी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सामवेद को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की संस्तुतियों पर जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी जनार्दन रेड्डी समिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि किस समिति की संस्तुति पर जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 4 का में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 11 है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई। दोस्तों याद रखिए कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम या फिर ऑप्शन डी वियना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। दोस्तों याद रखिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कमल, ऑप्शन बी कलिहारी, ऑप्शन सी रोडोडेंड्रॉन या फिर ऑप्शन डी पलाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। दोस्तों याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है और इसी को टेंशु भी कहा जाता है। कोई भी ऑप्शन आपके सामने होगा, आप उसी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है टमाटर लाइकोपिन, ऑप्शन बी सेब एंथासाइनिन, ऑप्शन सी गाजर कैरोटीन या फिर ऑप्शन डी हल्दी कैरिका जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हल्दी कैरिका ज़ैंथिन। दोस्तों याद रखिए कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। सेब का रंग एंथासाइनिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हल्दी का रंग होता है वो कैरिका ज़ैंथिन के कारण नहीं होता, बल्कि ज़ैंथोफिल के कारण होता है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है, आपको बताना है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने तनों से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी बीज से या फिर ऑप्शन डी पत्तियों से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज से। दोस्तों याद रखिए कि कपास को बीज से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी है ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि किसका पीएच मान गलत दिया है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन, रक्त का पीएच मान 7.4, ऑप्शन बी जल का पीएच मान 7, ऑप्शन सी नींबू का पीएच मान 2.8 या फिर ऑप्शन डी आंसू का पीएच मान 6.4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसू का पीएच मान 6.4। दोस्तों याद रखिए कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही है। जल का पीएच मान 7 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नींबू का पीएच मान 2.8 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आंसू का पीएच मान होता है ये 6.4 नहीं होता बल्कि 7.4 होता है, यानी कि रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान सेम होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। दोस्तों याद रखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, भारत रत्न, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों याद रखिए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस द्वारा दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002। दोस्तों याद रखें कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 2002 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिर शेर परियोजना कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1972 में लागू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 4 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। दोस्तों याद रखिए कि विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है और याद रखिएगा कि जो ब्रेल लिपि होती है वो अंधे लोगों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी आर्कियोप्टेरिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। दोस्तों याद रखिए कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जीवाणु को कहा जाता है और पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 21 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। दोस्तों आज हमारे वीडियोस पर यानी कि हमारे चैनल पर टोटल 10 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं बचता, लेकिन तब भी अपना टाइम निकालकर वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके, यानी कि मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूं। अब आपके ऊपर है कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, साथ ही साथ आप अपने चैनल को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरी मेहनत नहीं है बल्कि आपकी मेहनत है। आप इस चैनल को कितना आगे बढ़ाएंगे, इस चैनल के लिए आप कितना विश्वास रखेंगे, ये आपके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से पूरी अपनी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस कमेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।